3 एमी अवार्ड्स, $6 बिलियन की टॉय सेल्स, 5 टेलीविजन सीरीज और 4 फिल्म्स के साथ एक ऐसा टाइम था जब बेन 10 इस दुनिया के सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर एनिमेटेड शोज में से एक था। लेकिन आज के टाइम पे बेन 10 एज अ शो एंड एज अ सीरीज जितना उनको होना चाहिए था उतने ज्यादा लेवल के ऊपर रेलेवेंट नहीं बचे हैं। अब मैं जो है वो पर्सनली बेन 10 का बहुत बड़ा फैन हूं एंड अगर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है तो मैं ये भी मान के चलता हूं कि आप भी बेन 10 को बहुत अच्छी तरीके से पसंद करते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर ये पता लगाते हैं कि एग्जैक्टली हाउ डिड बेन 10 वेंट सो बैड। This is how I feel when I say this. No, please. तो साल था 2003 जब 4 कॉमिक बुक आर्टिस्ट ने मिलकर ये सोचा कि भाई अब तो जो है ना वो कुछ अपना ही बनाते हैं। डनकन रोले, जो कैसी, जो कैली एंड स्टीवन टी सीगल नाम के इन 4 लोगों ने मिलकर मैन ऑफ एक्शन एंटरटेनमेंट को शुरू किया और 3 सालों तक इन्होंने एक ही सिंगल स्टोरी को डेवलप करने में काम किया। उसकी पूरी की पूरी स्टोरी बनाई, कॉन्सेप्ट बनाया, डेव जॉनसन नाम के एक और आर्टिस्ट को अपने साथ मिलाकर कैरेक्टर डिजाइनिंग की और फाइनली 3 सालों के बाद इन सब ने मिलकर बेन 10 को क्रिएट किया। इसके बाद दिसंबर 27, 2005 में कार्टून नेटवर्क ने इनकी स्टोरी को उठा लिया और स्नीक पीक वीक नाम के एक छोटे से फीचर सेगमेंट के अंदर 3 और एनिमेटेड शोज के साथ बेन 10 की एक छोटी सी क्लिप को फीचर किया। जिसके बाद फिर जनवरी 13, 2006 को फाइनली कार्टून नेटवर्क ने बेन 10 को फुली फीचर करना शुरू कर दिया। और इस बारे में मैं आपको बताऊं कि जब भी कोई टीवी चैनल किसी शो को उठाता है ना तो ऐसा करने के पीछे वो इस बात से बड़े ही अच्छे तरीके से फेमिलियर होते हैं कि इस कंटेंट के अंदर कुछ ना कुछ तो दम जरूर है, तभी जो है वो उसके ऊपर हाथ रखते हैं। और इसकी रिलीज डेट से लेकर आने वाले कई सालों के अंदर वर्ल्ड पॉपुलर फिक्शन के अंदर अपनी एक टॉप लेवल की जगह बनाकर बेन 10 ने इस बात को फाइनली प्रूव भी कर दिया। और मेरे ख्याल से जिस चीज ने बेन 10 को उसके शुरुआती सालों में इतनी ज्यादा हाइट्स पे पहुंचाया था वो थी उसकी रिलेटेबिलिटी। ऑल अराउंड द वर्ल्ड कई सारे ऐसे करोड़ों स्कूल जाने वाले बच्चे थे जिनको अपनी वही रेगुलर लाइफ बोरिंग लगती थी। रोज सुबह उठना, स्कूल जाना, वापस आना और अगले दिन फिर से स्कूल जाना। यार इस बात को ना चाहे जितना इंटेलेक्चुअली काउंटर कर लो, लेकिन ये बात तो वाकई में सच रहेगी कि एक बच्चे के लिए उसका सबसे बड़ा दुश्मन बोरियत होती है। और चाइल्डहुड के अंदर स्कूल के 8 पीरियड से ज्यादा बोरिंग और क्या हो सकता है। और इसके साथ ही ये बात भी सच है कि अपने बचपन में सबको ये लगता है कि मुझे जो है वो सब कुछ पता है और मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ। और खासकर 2006 में जब इंटरनेट और स्मार्टफोन का कोई सीन नहीं था तो भाई टीवी ही एक ऐसी चीज थी जहां पे बोरियत से पीछा छूटता था। और ऐसे टाइम के अंदर जब बेन 10 जैसी एक स्टोरी टीवी के ऊपर आने लगी तो मुझे दूसरे देशों का तो पता नहीं, लेकिन इंडिया के अंदर पहली बार बच्चों के सामने एक ऐसा किड कैरेक्टर आया था जो कि स्कूल जाने वाला लड़का था। वो भी अपनी स्कूल लाइफ से बोर था और उसका मन भी एडवेंचर पे जाने का करता था। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं बेन 10 ओरिजिनल के अंदर बेन टेनिसन के समर हॉलीडेज होते हैं और वो ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन के साथ एक एडवेंचर पे जाता है। सबसे पहले तो बच्चों को यही चीज बढ़िया लग गई और दूसरी बार जब बेन को ओमनिट्रिक्स मिलता है और उसके बाद उसका वो जो नॉर्मल सा एडवेंचर और उसकी जो नॉर्मल सी लाइफ होती है वो एक एलियन एडवेंचर में बदल जाती है। तो ये सब चीजें होते देखकर रियल वर्ल्ड में देखने वाले बच्चों को लगता है कि बस भाई यही तो चाहिए था। लाखों करोड़ों बच्चे बेन 10 के साथ इतने तगड़े लेवल पर रिलेट करने लगते हैं कि देखते ही देखते उसकी रेटिंग बहुत ही ज्यादा हाई चली जाती है। वो और भी ज्यादा तेजी से बच्चों के बीच में पॉपुलर होने लगता है और इस तरीके से बेन 10 की एक बहुत ही ज्यादा एपिक जर्नी शुरू होती है। ये मैं हूँ बेन टेनिसन। अब जर्नी की शुरुआत भले ही कैसी भी हो लेकिन उसके अंदर तब तक मजा नहीं आता जब तक कि उसका रास्ता इंटरेस्टिंग ना हो। और ठीक इसी तरीके से बेन 10 के केस में स्टार्टिंग तो बहुत ही ज्यादा एपिक थी, लेकिन उसकी इस ऑसम एपिकनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर गई बेन 10 की फ्यूचर की आगे आने वाली जर्नी, उसकी नियर टू परफेक्ट एवोल्यूशंस, बेन 10 एलियन फोर्स एंड बेन 10 अल्टीमेट एलियंस। और मैं अगर आपको अपने हिसाब से बताऊं ना तो उस टाइम पे इंडिया के अंदर जो है वो कार्टून नेटवर्क और डिज्नी एक्सडी जैसे टीवी चैनल बहुत ही ज्यादा ऑसम होते थे। डिज्नी एक्सडी के ऊपर फिनियस एंड फर्ब, किक बटाउस्की, सुपर स्ट्राइकर्स और स्लग टेरा जैसे शोज आते थे और कार्टून नेटवर्क के ऊपर पोकेमॉन, ड्रैगन बॉल और बेन 10 जैसे शोज आते थे। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि भाई ऑसम शोज की लाइन लगी हुई थी। लेकिन अब मेरे ख्याल से इन सभी के बीच ऑडियंस ने किसी भी तरीके का कभी कोई एवोल्यूशन नहीं देखा था। इनफैक्ट इन सारे शोज के मेन कैरेक्टर्स मेनली जो थे वो शुरू से लेकर एंड तक एक बच्चे ही थे। बस एक ड्रैगन बॉल ही था जिसके अंदर गोकू का जो है वो एज एवोल्यूशन होता है। बट क्योंकि तब इंडिया के अंदर सीधे ही ड्रैगन बॉल जी से शुरू हुआ था तो ज्यादा लोगों को ये नहीं पता था कि इससे पहले भी ड्रैगन बॉल नाम की एक सीरीज होती थी जिसके अंदर गोकू एक बच्चा था। तो इन सुपर सिंपल वर्ड्स कैरेक्टर एवोल्यूशन के नाम पे ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर 2010 में आया बेन 10 एलियन फोर्स और उसके अंदर पहली बार ये चीज दिखी कि शो को देखने वाले बच्चों के साथ उनके फेवरेट शो का एक कैरेक्टर भी बड़ा हो गया था। वो नॉर्मल सा स्कूल जाने वाला लड़का जिसको यूनिवर्स का सबसे पावरफुल वेपन ओमनिट्रिक्स मिली थी, अब वो फाइनली जाकर एक टीनेजर बन गया था। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, उस टाइम पे ऐसा लगता था कि बेन 10 हमारे साथ बड़ा हुआ है। जिसके अंदर फिर आगे चल के ओमनिट्रिक्स भी बदली, केविन लेविन भी बदला, स्टोरी भी काफी ज्यादा मैच्योर हुई और बेन टेनिसन का कैरेक्टर डेवलपमेंट भी बहुत ही ज्यादा ऑसम तरीके से हुआ। शो के अंदर कई सारे ऑसम चेंजेस के बाद एलियन फोर्स के अंदर नए एलियंस और नए वर्ल्ड्स को इंट्रोड्यूस करने की वजह से कई सारे ऐसे फैंस जो कि बेन 10 को पहले देखते थे लेकिन अब उसको भूलने लगे थे, वो सब लोग भी अब एक तरीके से जो है वो वापस आने लगे थे। और सिंपल भाषा के अंदर ये चीज एक सुपर परफेक्ट एवोल्यूशन था जिसने बेन 10 एज अ शो को और भी ज्यादा बड़ा बना दिया था। लेकिन अब इसके साथ ही कुछ लोगों का ये कहना है कि बेन 10 एलियन फोर्स के अंदर बेन का जो कैरेक्टर था वो शुरू में बहुत ही ज्यादा ऑसम डेवलप हुआ था। इतने सालों के बाद अब फाइनली वो मिशन और अपनी लाइफ को लेकर कई सारे मैच्योर डिसीजन लेने लगा था। लेकिन कई सारे फैंस के हिसाब से मेकर्स ने जो है शो को मेजरली किड शो बोलकर ही मार्केट किया, तो अल्टीमेट एलियंस के अंदर बेन की पर्सनैलिटी को एक बार फिर से चाइल्डिश बना दिया गया। एंड यार अब मेरा भी पर्सनली ये मानना है कि इतनी ज्यादा एपिक सीरीज के अंदर इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी और इतने ज्यादा एवोल्यूशन के बाद भी उसे हमेशा एक किड कैटेगरी के अंदर रखना स्टार्टिंग के अंदर शायद एक बड़ी ही छोटी चीज लग सकती है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से यही छोटी सी चीज आगे चलकर बेन 10 के टोटल डाउनफॉल के लिए सबसे बड़े और सबसे मेजर रीजंस में से एक साबित हुई। I don't deserve that.
और मेरे हिसाब से बेंटन यूनिवर्स के डाउनफॉल की असली शुरुआत तो तब हुई जब सीरीज के अंदर ओमनिवर्स ने कदम रखा। मैंने पर्सनली बेंटन ओमनिवर्स को कई बार रिपीट करके देखा है एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, बेंटन की पूरी सीरीज के अंदर इतने ज्यादा अलग अलग तरीके के एलियन इंट्रोडक्शंस या फिर इतने ज्यादा बड़े लेवल पर एक्सपेंशन नहीं हुआ है जितना कि ओमनिवर्स ने अकेले कर दिया था। पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने वाले एक छोटे से बटन एनाइल आर्क की स्टोरी से लेकर एलियन एक्स और सेलेस्टियल सेपियंस की एरिना तक और टाइम एंड डायमेंशंस के एक्सप्लोरेशन से लेकर न्यू एलियंस की स्पीशीज तक, बेंटन ओमनिवर्स के अंदर ऑलमोस्ट हर एक चीज थी। एंड इनफैक्ट बेंटन की स्टोरीज के अंदर अब तक क्या होता था कि मेजॉरिटी ऑफ द स्केल के ऊपर स्टोरी हमेशा जो थी वो विलगैक्स, फॉरएवर नाइट्स, हाइब्रिड या फिर अर्थ के कुछ छोटे मोटे विलन्स के अराउंड ही घूमती थी। लेकिन ओमनिवर्स के अंदर पहली बार हमने खाइबर जैसे कैरेक्टर की एंट्री से ये देखा कि कैसे बेंटन के हर एक एलियन के लिए भी एक बैकअप प्लान हो सकता है। या फिर इसके अलावा वो एपिसोड याद है जब पूरे के पूरे बेंटन यूनिवर्स में पहली बार ऑफिशियल स्केल पर एक फुल स्केल एलियन हमला हुआ था। तो भाई बात बिल्कुल सिंपल है कि बेंटन ओमनिवर्स के अंदर स्टोरी वाइज बताने के लिए बहुत कुछ था और पूरे के पूरे बेंटन यूनिवर्स के अंदर ओमनिवर्स जो था वो सबसे ज्यादा यूनिक एंड सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट था। पर लेकिन इसके बाद भी कई सारे लोगों ने इसको देखना पसंद नहीं किया, ऑल बिकॉज ऑफ द न्यू आर्ट स्टाइल। अब मेरे पास इस बात को साबित करने के लिए कोई ऑफिशियल डेटा तो नहीं है, लेकिन जितना मैंने रिव्यूज और फैंस की बातों को सुना और पढ़ा है उस हिसाब से ओमनिवर्स का न्यू आर्ट स्टाइल कई सारे एग्जिस्टिंग बेंटन फैंस के लिए एक सबसे मेजर सेटबैक था। अब देखो यार, बेंटन जो है वो एक एनिमेटेड सीरीज है और हम सब लोग जानते हैं कि एनिमेशन कितना सीरियस मीडियम है, लेकिन दुनिया के अंदर ऐसे लोगों की भी गिनती कुछ कम नहीं है जिनके लिए सारे के सारे एनिमेशन बस सिर्फ एक कार्टून ही होते हैं। तो बेंटन के केस में शुरुआती शोज को हमेशा किड कैटेगरी में रखा जाता था और बेंटन ओरिजिनल से लेकर अल्टीमेट एलियंस तक का जो आर्ट स्टाइल था वो कार्टून होने के बाद भी काफी ज्यादा मैच्योर एंड रीजनेबल ग्रोथ को दिखाता था। लेकिन ओमनिवर्स के अंदर वो जो नई आर्ट स्टाइल लॉन्च हुई थी वो कुछ ज्यादा ही स्टाइलाइज्ड एंड ओवर कार्टूनिश थी। इसके साथ ही सीरीज के इतने सीरियस स्टोरी होने के बाद भी इसे एक बार फिर से किड कैटेगरी में रखा गया, जिसकी वजह से ओमनिवर्स के कई सारे कैरेक्टर्स कुछ ज्यादा ही कॉमेडी करते थे। आई मीन यार, इस वाली सीरीज के अंदर एस्मथ जैसा सीरियस कैरेक्टर गूफ अराउंड करता था। ग्वेन और केविन को पता नहीं लोगों ने क्या बना दिया था और बेन तो भाई बिल्कुल ही अलग ही जोन में रहता था। एंड दैट्स व्हाई स्टोरी के अंदर आए इतने मेजर चेंजेस की वजह से बेंटन एज अ शो ने अपने कई सारे बहुत ही मेजर एग्जिस्टिंग ऑडियंस को लूज करना शुरू कर दिया और इसके साथ ही आने वाले फ्यूचर की एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी को भी अपने हाथों से खो दिया। और बुरा नहीं होता। अब यार, ओमनिवर्स के केस में आर्ट स्टाइल भले ही थोड़ा सा चाइल्डिश था, लेकिन यार स्टोरी तो उसके अंदर भी थी और एक बार को एक टाइम के बाद लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया था। पर लेकिन बेंटन की पूरी लेगेसी के अंदर असली और सबसे बड़ा डाउनफॉल तो तब आया जब सीरीज के अंदर एवोल्यूशन के नाम पर कुछ पॉजिटिव और न्यू होने के बजाय पूरी की पूरी सीरीज को ही रिबूट कर डाला। अब मैंने आपको शुरू में ही ये चीज बताई थी कि बेंटन असल में चला ही इसलिए था क्योंकि उसके अंदर रिलेटेबिलिटी एंड उसकी यूनिकनेस का जो एलिमेंट था वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा कॉम्बो था। लेकिन इस शो का ये नया वाला रिबूट इन दोनों ही चीजों में जो है वो मात खा गया। अब देखो यार, मैं इस बात को समझता हूँ कि मैं और मेरे जैसे लाखों बेंटन फैंस अब अपने टीनेज और अर्ली एडल्टहुड के अंदर आ गए हैं और हमारे लिए एज एन ऑडियंस एक किड शो के साथ रिलेट कर पाना टेक्निकली पॉसिबल नहीं है यार, एंड आई टोटली एग्री विद दैट। लेकिन अगर इसके ऊपर मैं अपना ओपिनियन दूं ना तो मेरे हिसाब से शो के मेकर शायद इस बात को समझ ही नहीं पाए कि एक नए जनरेशन के बच्चों की ऑडियंस को टारगेट करने के चक्कर में वो लोग उस ऑडियंस को भूल रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी है और जो टेक्निकली इस शो के साथ ही बड़ी भी हुई है। अब इस वीडियो को बनाते वक्त और इसको बनाने के लिए मैंने कुछ रिव्यूज को पढ़ा जिसके अंदर कई सारे लोग ये चीज भी लिख रहे हैं कि अगर इस न्यू वाले बेंटन रिबूट को ओरिजिनल के साथ कंपेयर ना किया जाए तो ये भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। एंड आई थिंक दैट कुड बी ट्रू एंड आई टोटली गेट इट कि किसी भी सीरीज के अंदर एक न्यू जनरेशन के लिए रिबूट होना कोई भी नई बात नहीं है। लेकिन यार, मैन ऑफ एक्शन की तरफ से बेंटन जैसी एक सुपर पोटेंशियल वाली सीरीज को अभी भी एक किड ऑडियंस की तरफ उसको टारगेट करना, एक बार फिर से उन्हीं सारी बनी बनाई चीजों को रिक्रिएट करना, पर्सनली मेरे अपने ओपिनियन के हिसाब से ये सिर्फ एक मनी ग्रैबिंग टेक्निक से ज्यादा और कुछ नहीं है। एंड अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने ये जो बात बोली है ये बिल्कुल 100% सही हो, क्योंकि यार शो के मेकर्स एंड मैन ऑफ एक्शन एंटरटेनमेंट के बारे में मैं उतना ही जानता हूँ जितना कि मुझे इंटरनेट के ऊपर उनके बारे में जानने को मिला है। तो ऐसा होने के पूरे चांसेस हैं कि मेरी ये जो बात है ये बिल्कुल ही अनरीजनेबल हो। बट बेंटन के इस नए वाले रिबूट को देखकर और सीरीज की इस करंट हालत को देखकर यार लगता तो कुछ ऐसा ही है। Oh, yes, that'll do very nicely. देखो यार, पैसे कमाने में कोई भी बुराई नहीं है, कमाओगे नहीं तो जियोगे कैसे? अगर शो को एज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेचकर पैसे नहीं कमाओगे ना तो जिस ऑफिस में बैठकर स्टोरी लिखते हैं उस ऑफिस के लिए एक पेंसिल तक नहीं खरीद पाएंगे। सो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, इन रियलिटी मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मेरे हिसाब से बेंटन की जो ओरिजिनल स्टोरी थी, जैसे कि मान लो बेंटन 2005, बेंटन एलियन फोर्स, बेंटन अल्टीमेट एलियंस और बेंटन ओमनिवर्स को ही बेस की तरह से यूज करके अगर पुराने और जमे जमाए फैंस के लिए एक बिल्कुल ही नए अवतार और एक नई स्टोरी लाइन के साथ मैच्योर, एंटरटेनिंग और एक न्यू बेंटन को अगर क्रिएट किया जाता ना तो यार मैं लिख के देता हूं कि बेंटन का जो फैंडम है ना वो पोकेमॉन और ड्रैगन बॉल जैसे मैसिव जायंट्स की टक्कर का है। ओजी फैंस उस नए बेंटन को इतना सपोर्ट दिखा देते कि फिर किसी भी रिबूट की जरूरत कभी पड़ती ही नहीं। लेकिन अब पता नहीं यार, मुझे कई सारे लोगों ने कमेंट और मैसेज करके ये बात भी बताई कि कार्टून नेटवर्क इंडिया के ऊपर बेंटन एलियन फोर्स एक बार फिर से चालू हो गया है और फैंस की कम्युनिटी के अंदर कुछ रूमर्स तो ये भी है कि मे बी शायद बेंटन की एक नई सीरीज प्रोडक्शन के अंदर है। अब बस देखना ये होगा कि हमारा फेवरेट हीरो बेंटन एक ऑसम शो के साथ कमबैक करता है या फिर से एक किड कैटेगरी के अंदर एक रिबूट बनकर रह जाता है। आगे अब चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं आज ये बात बोलना चाहूंगा कि बेंटन एज अ सुपर ऑसम सीरीज मेरे दिल के अंदर हमेशा रहेगी और मैं हमेशा इसे रिवॉच करता रहूंगा। It's hero time! तो बेंटन के ऊपर ये जो वीडियो अभी आपने देखी, इसकी ही तरह मैंने इस वाली वीडियो के अंदर कुंग फू पांडा मूवी की ट्रिलॉजी के बारे में डिटेल में बात की है। तो अगर आप फ्री हो और अगर आपके पास टाइम है तो यहाँ पे क्लिक करके इस वाली वीडियो को भी जरूर देखना और इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।